आप सबको मेरा आदाब। और मैं रियाज अहमद एक बार फिर से हाजिर हूँ। और ये हम काफी दिनों के बाद ये इसमें गुफ्तगू को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कोताही की वजह से भी, कुछ कोरोना और बाकी चीजों की वजह से हम इसको बीच में एक लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बात करने के लिए मौजूद हैं, वो गौहर रजा साहब मौजूद हैं हमारे साथ। गौहर रजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो पेशे से एक साइंटिस्ट है, उर्दू पोएट है, सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने फिल्म भी बनाई है, जो फिल्म का नाम है जंग आज़ादी। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी, उससे उसका वो टॉपिक पे थी। और उसके बाद उन्होंने एक इनकलाब फिल्म भी बनाई जो भगत सिंह के जिंदगी के ऊपर थी। तो गौहर भाई, आपका यहाँ हम इस्तकबाल करते हैं इस शो में। आदाब, और बहुत शुक्रिया। जी, तो गौहर भाई, आप वो सारे काम कर रहे हैं जो सत्ता के क्यूब है। आप फिल्म बना रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसके भी सरकार खिलाफ है, आप वो भी एक पेशे से साइंटिस्ट भी हैं। तो आपकी इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, जो आपके पूरा ये है इंट्रोडक्शन हमने दिया? भाई रियाज साहब, ये जिंदगी एक बार मिली है और इस जी जी जिंदगी को जितना ज्यादा से ज्यादा जिया जा सके उतना बेहतर है, ताकि आंखें बंद करते वक्त ये दिल में कसक ना रह जाए कि ये कर सकते थे, नहीं किया, कर लेना चाहिए था। जी तो अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी मौजूद है तो उस क्रिएटिविटी को आप साइंस में भी लगा सकते हैं, आप शायरी में भी लगा सकते हैं, आप फिल्म में भी लगा सकते हैं, और समाज में बदलाव लाने के लिए भी लगा सकते हैं। जी तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिंदगी को भरपूर जिया जाए। जी। तो अच्छा, मैं एक अपने दर्शकों को एक और बात कि गौहर भाई की एक किताब है जो राजकमल प्रकाशन से आई थी, आप सब देख सकते हैं। ये खामोशी है और देवनागरी लिपि में है। गौहर भाई, ये आप सब उनकी शायरी का ये मजमुआ है, इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं, राजकमल से आई है। तो गौहर भाई, हम बातचीत शुरू करने से के पहले, या कहें कि शुरुआत में, हम आपसे कोई आपकी एक नज्म सुनेंगे। और चूंकि हमारा टॉपिक भी है कि शायरी और उर्दू शायरी और प्रतिरोध, और आपकी शायरी, और आप इसलिए जाने जाते हैं, और आप सत्ता की आंखों में आंखें डाल के आप हमेशा से बात करते हैं, सच बोलते हैं। तो कोई आप अपनी पसंद की नज्म जो अभी हाल में आपने लिखी हो या पहले भी, वो सुनाए तो बेहतर हो। ये एक नज्म है, जी गवाही। और ये नज्म मैंने जब दिल्ली के राइट्स हुए उसके बाद, वहां हो करके आने के बाद, जले हुए घरों को देखने के बाद लिखी थी। जी और ये काफी घूमी इधर उधर, लोगों तक पहुंची, और फिर इसको हमारे एक दोस्त हैं ऋतुपर्णा, उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और फिर ये हिंदुस्तान से बाहर चली गई ये नज्म, और 7 जबानों में इसका तर्जुमा हुआ, जिसमें अरबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, अफ्रीकान्स वगैरह वगैरह थी जबानें। तो ये काफी नज्म घूमी है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ हमारे मुल्क में वो हालात नहीं हैं जिन हालात में मैंने लिखी थी, बल्कि और जगहों पर भी वो हालात हैं, और उनकी अक्कासी करती है, इसीलिए और लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया और इसका तर्जुमा और लोगों तक पहुंचा अलग अलग जबानों में। ये नज्म गवाही। गवाही दो जी कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब दौरे खिजां था। गवाही दो कि बहते वक्त के धारे बहुत संगीन थे तब। बहाव तेज था और तैरना मुश्किल था बेहद। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब हुक्काम ने खुद को खुदा समझा। वाह। गवाही दो कि तुम मौजूद थे जब इस वतन के पासबानों ने अंधेरी रात में यलगार बोला था, हर एक शहरी को सफारा किया था।
गवाही दो, अंधेरी रात थी और मुल्क में डाका पड़ा था। सफ़ें जब बिछ चुकी, हर जेब खाली हो चुकी, जब गरीबों के लहू से रोटियां तक छीन ली थी। गवाही दो, जुनून को सर बनाना घरों में बस्तियों में घूमता देखा है तुमने। गवाही दो कि नफरत साथ थी उसके, गवाही दो इसी नफरत ने उनके घर जलाए, जो अपने हक की खातिर शाहराहों पर खड़े थे। वाह, गवाही दो, सहमे लोग देखे हैं कि जिनके घर जले थे। गवाही दो, दुकानें, दर्सगाहें और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। वाह, गवाही दो कि शाहों की अदालत नफरतों से भर चुकी है। अदालत मुजरिमों के कटघरे में खड़ी है हाथ बांधे, सही इल्जाम है इन मुंसिफों पर। किताबों और कलम को बेच डाला, मुंसिफी को बेच डाला। गवाही दो, ये सब सस्ता बिका था। गवाही दो कि अब इंसाफ जनता की अदालत में खड़ा है। वाह, गवाही दो, यकीन रखो। गवाही दो, यकीन रखो कि इस दौरे खिजा में भी तुम्हारी हर गवाही दर्ज होगी। तुम्हारी हर गवाही पर यहाँ इंसाफ होगा। तुम्हारी हर गवाही से गरेबां चाक हैं जितने सिलेंगे। तुम्हारी हर गवाही से बहारें अपने पैराहन की ज़ेबाइश करेंगी। तुम्हारी हर गवाही अगली नस्लों के लिए राहों में उजियारा बिखेरेगी। गवाही दो कि तुम पर कर्ज है ये, गवाही दो कि तुम पर फर्ज है ये, वाह, गवाही दो कि तुम पर फर्ज है। वाह, बहुत खूब। तो गौहर भाई, जैसे हम देखते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देखें तो एक कोई हुकूमत है और उसके पास इतनी ताकत है, लामहदूद ताकत है, फौज है, हथियार है, लेकिन वो सिर्फ किसी एक अशार से, किसी एक मिसरे से ही इतना क्यों खौफ खाते हैं? जैसे लाजिम है, हम भी देखेंगे कि हमने देखा कि हिंदुस्तान में सीएमए और बाकी किसी भी, तो क्या एक इससे मतलब क्यों घबराती है कोई भी जो सरकार है? जिस नज्म का आपने जिक्र किया, या और बहुत सारी जी, मिसालें जी। हैं वैसे तो हम्म, दुनिया में, जैसे बर्तोल्द ब्रेख्त की बहुत सारी जी, ऐसी नज़में हैं जो दुनिया भर में आज भी इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर ये है कि क्या जुल्मतों के दौर के भी गीत गाए जी, जी, हाँ, जाएंगे। हाँ, हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए गाए जाएंगे। ये जाएंगे। नन्ही सी है, ये जी, 10 लफ्ज होंगे, लेकिन ये दुनिया के हर हिस्से में, हर जबान में शायद ट्रांसलेट हुए हैं। जिस नज़्म का आपने जिक्र किया, वबयक्का वजब रब्बिक, जिसका टाइटल है और आम तौर पे वो हम देखेंगे के नाम से जानी जी, जाती है, उसमें लगभग 236 वर्ड्स जी, हैं। इतने अल्फाज हैं बस। हाँ, तो सवाल आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि हुक्काम क्यों डर जाते हैं 200 अल्फाज से। जी, क्या ऐसी बात है? और ये भी कि वो एक कहीं दुनिया के कोने में लिखी गई हो, एक अलग बैठा हुआ अपने कमरे में शायर उसे लिखे और वो फिर इस तरह से फैल जाए कि जैसे उसने आग लगा दी हो। तो मेरा ख्याल ये है कि हुक्काम इसलिए डरते हैं कि शायरी हो या म्यूजिक हो या आर्ट हो, कोई सा भी फन हो, वो दिल और दिमाग दोनों पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। और हुक्काम को ये पता होता है कि किताबें मोटी मोटी लिखें, बड़े बड़े भाषण दिए जाएं, तकरीर करें लोग, वो इतना असर नहीं करती हैं जितना एक छोटी सी नज्म का असर हो सकता है। लोगों की जहनियत बदलने को, लोगों की जो सोच है, वो लोगों का गुस्सा अगर किसी हुकूमत के खिलाफ है, उसकी जिस तरह से अक्कासी होती है, जी, वो बहुत गहरी होती है और वो बहुत देर पा होती है। हम्म, इसलिए हुक्काम इससे बहुत डरते हैं। ये नज्म जो है वो पाकिस्तान में गाई गई, अब से 40 साल 50 साल पहले गाई गई। बिल्कुल अलग हालात थे, जिया साहब का जमाना था। जी,
और ये सबके ऊपर वहां कई लोग जिन्होंने सुना था वो अरेस्ट कर लिए गए। तो हुक्काम को ये पता होता है कि एक वक्त के ऊपर जब समाज में उथल पुथल मची हुई हो तो कहीं एक छोटी सी नज्म जो है वो इनकलाब के लिए चिंगारी का काम कर सकती है, और वो कहीं सिर्फ एक जगह आग नहीं लगाती उस तरह, और लोगों के ख्यालात की अक्कासी नहीं करती, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कर सकती है। और इसीलिए वो बहुत अलग हालात में हिंदुस्तान में आई, उसके ऊपर हमला हुआ और फिर दुनिया के हर हिस्से में वो गाई गई नज्म, लोगों ने पढ़ी, गाई, सब कुछ प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गई। तो ये हुक्काम को पता होता है कि कितनी गहरी मार कर सकती है। जी। तो अगला सवाल गौहर भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे उर्दू, इवन जो उर्दू जानने वाले लोग हैं वो भी, और जो उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उसकी रस्मुल खत को नहीं जानते हैं। तो ज्यादातर ऐसा समझा जाता है उर्दू जबान को उसकी गजल से लोग उसको जानते हैं, या उर्दू को उसके हुस्न और इश्क की जो बातें होती है उसकी वजह से ज्यादा। लेकिन इसमें एक एक सोशल कॉन्सेंससनेस की बात की जाए, या फिर उसमें ये जो प्रतिरोध की परंपरा है, या बाकी के इवन अल्लामा इकबाल ने जैसे आप किसानों के लिए जो लिखी थी वो है, मतलब एक है इसमें परंपरा। तो लेकिन वो इन सब पे लगता है जैसे किसी वक्त आम आदमी के जहन में जैसे वो गजल हावी है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आम आदमी तक आजादी के बाद उर्दू का पहुंचना कम होता चला गया है, ये बात हम सबके सामने है, और ये रोजे रोजे रोशन की तरह से आया है जी जी। पूरी तरह। लेकिन उर्दू की जो गजल की पूरी परंपरा है, जो जी जी। हमारी रिवायत है, वो जाहिर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी खूबसूरत है कि वो लोगों तक पहुंचती है तो उनको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती, बल्कि एक लेवल के ऊपर लफ्जियात जो होती हैं, यानी जो जो जबान है उसको सुनने में खूबसूरत लगना अलग बात है, लेकिन जब सुन लेते हैं आप तो आपका एक अलग दर्जा जबान की तरफ बढ़ जाता है। मतलब सुनने के बाद भी आप एक अलग सीढ़ी के ऊपर, पायदान पे ऊपर हो जाते हैं और महसूस करते हैं इस बात को कि ये अल्फाज मुझे शायद नहीं आते थे, या ये अल्फाज में खूबसूरती कितनी है। और दूसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं दिलो दिमाग को छूने के साथ साथ आपकी सोच पर भी असर डालती है उर्दू जबान। उर्दू जबान में ये बात सही है कि या हर जबान में इश्क या शायरी हुई है और बहुत खूबसूरत इश्क या शायरी हुई है, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर जबान की शायरी प्रोटेस्ट की शायरी तो होती ही है। अगर हम मीर तकी मीर जो बाबा उर्दू कहलाते हैं, बाबा गजल कहलाते हैं, वो वहां से लेना शुरू करें हम, तो हमें ये दिखाई देता है कि लगातार दो चीजें शुरुआत के पीरियड में, पिछले मतलब उर्दू ने जब पैर जमाने शुरू किए उसके बाद का पीरियड जो है 200 साल का हमारा, आजादी से जरा पहले तक, आजादी के मूवमेंट से जरा पहले तक उर्दू में जो प्रोटेस्ट है वो दो चीजों के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। एक तरफ तो वाइज जिसे कहते हैं, यानी प्रीचर करने वाला जो है, उसके खिलाफ बहुत है। वाइज किसे डराए है यौमुल हिसाब से, हिसाब वाले दिन से, या प्रलय से किसको डरा रहे हो, गिरिया मेरा तो नामाए अमाल धो गया, यानी जो कुछ लिखा था मैं इतना रोया कि वो सब धुल गया। तो तुमने सब कुछ जो लिखवाया था मेरे नाम पे कि मैंने ये गड़बड़ किया है, तो उससे मत डराओ, वो धुल चुका है। या ये कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम किया।
सारे रिंद औबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं। ये मीर साहब हैं। जी। तो ये माना जाता है कि मीर तकी मीर बेहद खूबसूरत अल्फाज और बहुत अम्बुल शायरी है, मतलब ऐसी शायरी है जिसमें वो अपने को बहुत छोटा हमेशा बताते हैं और बहुत नाजुक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनका ये शेर देखिए कि कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सारे रिंद औबाश जहां के तुझसे सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको इमाम किया। ये जबरदस्त प्रोटेस्ट है उस वक्त जो समाज का पूरा ढांचा है और जिसमें औबाश लोगों के पास दौलत है और वो किस तरह से अय्याशी में डूबे हुए हैं, उसको लेकर के मीर साहब की एक बड़ी परेशानी है कि ये इस तरह के लोग सारे के सारे इमाम बन के बैठे हुए हैं समाज के अंदर। तो लगातार प्रोटेस्ट है, उसमें हम गालिब पे आते हैं तो कहते हैं कफस में हम से रूद आदे चल, कहते ना दर हमदम गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों। मीर साहब का वो शेर और गालिब का ये शेर आज का शेर लगता है। जी बिल्कुल। जब पकड़ा धकड़ी हो रही है मुल्क के अंदर और किसी के घर के ऊपर भी बिजली गिर जाती है, कल ही एक मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, पर जी जी कर लिया गया। तो गालिब का ये तो आज का शेर लगता है कि कफस में हमसे रूद आदे चमन, मुझसे पिंजड़े में यानी कैद में मुझसे वो कहानी मत कहे कि चमन के बारे में जिसपे कल बिजली गिरी है वो मेरा आशियां शायद नहीं होगा। ये दुआ मांग रहे हैं। तो गालिब जो है वो एक तरफ तो या मीर जो हैं या पूरी उर्दू शायरी, आप कोई भी शायर ले लीजिए, उसने प्रीचर के खिलाफ तो बात की ही की है और प्रोटेस्ट किया जी। और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का जो ऑपरेसिव जो दमनकारी है, जो जुल्म है उसके अंदर, उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाई है। इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की, या गालिब कहते हैं कि न था जब मैं तो खुदा, न होता मैं तो खुदा होता, तो गोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। जब ये उर्दू शायरी जब नए दौर में एंटर होती है, आपने इकबाल का जिक्र किया जी कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशे एक धन को जला दो, ये आवाज उभरनी शुरू होती है। और फिर हम देखते हैं कि मजाज उठते हैं और वो कहते हैं कि बोल रही हो धरती बोल, बोल के तेरे फल खाए हैं, बोल के तेरा दूध पिया है, बोल के हमने हश्र उठाया, बोल के हमसे हश्र उठाया, क्या अफरंगी क्या तातारी, आंख बची और पर्ची मारी, कब तक ये सरमाए के धंधे, कब तक ये सरमायादारी। ये जो नए ख्याल आ रहे हैं जिसमें मजाज ये भी कहते हैं सरमायादारी एक उनकी नज्म है, उसमें जिधर चलती है बर्बादी के सामा साथ चलते हैं, नहुसत हम सफर होती है शैतान साथ चलते हैं, ये अक्सर लूट कर मासूम इंसानों को राहों में, खुदा के जमजमे गाती है छुपकर खानकाहों। तो ये भी है उर्दू शायरी का असासा, जिसमें वो आजादी के दौर में लोगों के ख्यालात को गरमा रहे हैं। हमें कैफी दिखाई देते हैं, कैफी आजमी साहब दिखाई देते हैं जो कहते हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, और मजाज कहते हैं कि तू तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था जी। तो ये सारे ख्यालात आ रहे हैं और जो कुछ घट रहा है फिर, जो इस बीच में ज़हूर पजीर हो रहा है जी, उसके खिलाफ भी लगातार आवाजें शायर उठा रहे हैं। और ये शायर लुधियानवी जहाजियों की बगावत पे लिखते हैं, ए रहबर मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला कुछ हम भी सुने,
हमको भी बताइए किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे। ये भी है, और बंगाल के कहत पे भी लिख रहे हैं। तो उस वक्त जो कुछ घट रहा है, फिर उसके ऊपर भी लोगों की सोच को बेहतर बनाने के लिए शायर हमारा खड़ा हुआ है। बाद में मजरूह को अगर हम देखें, सरदार जाफरी को देखें, ये सारे लोग जो कुछ हो रहा है समाज में अब उसके ऊपर सीधे लिख रहे हैं। मजरूह लिख रहे हैं कि सुतून दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक के सितम की स्याह रात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है ये शायर को परेशान कर रही हैं, और अब उर्दू शायरी में वो अपनी परेशानी को सीधे ला रहा है। आजादी के बाद 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया जी, लुधियानवी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर साहिर की बेहतरीन नज़्म परछाइयां, जो आज याद करने की जरूरत है कि गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं, गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। बेहद खूबसूरत नज्म है, बहुत लंबी नज्म है। इसमें पूरी की पूरी जो बर्बादी लगाई है दूसरी जंग में, जंग अजीम ने, उसका जिक्र है। किस तरह से लोगों की हालत बुरी हुई उसका जिक्र है। हमें आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद पाकिस्तान में हबीब जालिब और फैज जैसे लोग दिखाई देते हैं, जो ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर, फैज का है, अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता इसका, लेकिन फैज ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं। और फिर आगे इसी नज्म में कहते हैं वो कि इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बस्ते घर के माथे पर हर चलती राह सीने पर। तो ये भी शायरी का हिस्सा बन रहा है। और प्रोटेस्ट शायरी पाकिस्तान में आजादी के बाद कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हालात बुरे होने के साथ साथ वहां पर जो जिस तरह का जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर, उसमें फैज को और हबीब जालिब जैसे लोगों को और बहुत सारे शायर, उनको ज्यादा जोर से अपनी आवाज उठानी पड़ी है। हबीब जालिब का ये लिखना कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तक, जो शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही है, और इसे पढ़ना डिक्टेटर की जो तस्वीर टंगी हुई है वहां उसके नीचे, या बाद में ज़िया के जमाने ये कहना कि जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, और इसमें ज़िया साहब का नाम यूज कर लिया जी। इसमें कि वो ये जुल्मत है, ये अंधेरा है। ज़िया का मतलब होता है रोशनी और जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। जो अंधेरा है उसको मैं ज़िया कैसे कहता हूँ। ये पूरी नज़्म उसी तरह से है। तो उर्दू शायरी सिर्फ गुलो बुलबुल नहीं है जी। सिर्फ गजल में महबूब की जुल्फे नहीं है। फैज की ये नज्म, ये गजल कि जिसमें वो कहते हैं कि रक्स में तेज करो साज की लय तेज करो, सूरत में खाना सफीरा ने हरम आते हैं, ऐसा लगता है कि इश्किया शायरी का हिस्सा है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल शायरी है। और आगे एक गजल में कहते हैं वो कि बहुत इश्किया शेर लगता है कि अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम। ये पूरी तरह से उस वक्त की पॉलिटिक्स में डूबा हुआ जी। जब लोग बचने लगे लोगों से और लैला आजादी की तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है,
और मजनू जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, जिनसे छुप के बचने के और भागने के लोगों ने तरीके निकालने शुरू कर दिए, उनसे बात नहीं करते थे, ये उसके ऊपर शेर। तो फैज तो इससे भरे हुए हैं, अशार बिल्कुल इश्किया लगते हैं, और वो बात पॉलिटिकल कह रहे हैं जो लोगों की समझ में आती है। तो गौहर भाई, अब अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के अगर देखा जाए आजादी के बाद से, तो पॉलिटिकल सिचुएशन अलग रहे बिल्कुल। और आपने भी जिक्र भी किया फैज का और हबीब जालिब का। तो क्या शायर की क्रिएटिविटी पे कहा जाए, क्योंकि शायर भी उसी समाज का हिस्सा होता है, तो जो राजनीतिक हालात होते हैं, क्या उनका असर उनके क्रिएटिविटी पे भी पड़ता है? और ये भी बताया कि जो उर्दू में प्रतिरोध की जो परंपरा है, वो दोनों मुल्कों में थोड़ा कंपैरिजन करके आप बताएं कि वो कैसा है। देखिए, ये तो बड़ा साफ है रियाज कि हम दोनों मुल्क जो हैं जब अलग हुए तब कल्चर अलग नहीं हुआ। जब लकीरें खींची गई तो ऐसा नहीं है कि कल्चर पे लकीर खींची गई, वो जमीन पे ही खींची गई लकीर। हालांकि इसकी पूरी कोशिश दोनों तरफ होती रही कि कल्चर के ऊपर, हमारे अदब के ऊपर, हमारे सभ्यता के ऊपर, हमारी तहजीब तमद्दुन के ऊपर, हमारे फनून के ऊपर भी वो लकीरें खींच दी जाए। हो नहीं पाया, वो किसी की ताकत होती नहीं है कि कर। कोशिश पूरी रही हमारे दोनों तरफ पॉलिटिकल फोर्सेस की, जो सियासी हालात रहे उनमें ये कोशिश थी। पाकिस्तान में जो कुछ हमने देखा 50 की दहाई के बाद से 70-80 तक, यानी ज़ियाउल हक के आने तक का जो पीरियड है और जो ज़ियाउल हक का पीरियड है, वो हालात बहुत दिगरगूं थे और बहुत वहां की जनता को बहुत सहना पड़ा है उस पीरियड में। मजहब सियासत के साथ मुलव्विस की गई। मजहब का एक ऐसी चाशनी तैयार की गई सियासत के साथ मिला करके कि जो लोगों को घुट्टी की तरह से पिलाई गई, और उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज भी वो उसको भुगत रही है वहां के अवाम। हमारे यहाँ ये देर से शुरू हुआ। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमारे यहाँ गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, आजाद थे, और बड़े नेता थे और बड़े साइंटिस्ट थे यहाँ पर, बड़े लेखक थे यहाँ पर। तो हमें ये हालात देर से देखने को मिले। मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस ने सबसे बड़ी गलती जो की, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने गांधी को कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो अवाम ने उनकी पिटाई करना शुरू की, तो उससे वो 30-40 साल तक सर नहीं उठा पाए। उसके बाद उन्होंने दीमक की तरह से इस पूरे समाज को चाटना शुरू कर दिया, और आज हम भुगत रहे हैं। तो जो हालात अब हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान गुजर चुका है। और इसलिए फैज की वो नज्म जो 30-40 साल पहले उन्होंने लिखी थी, वो हिंदुस्तान में मशहूर हो जाती है। तो मेरा कहना ये है इसमें कि हमें पाकिस्तान से ये सबक लेना चाहिए कि अगर इस राह पे चलोगे तो फिर जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है मुल्क का, अवाम का, नौजवानों का, अगली नस्लों का, वो है जो पाकिस्तान आज भुगत रहा है। तो आज सिर्फ हमें वहां के अदब से ही सबक नहीं लेना चाहिए। अदब तो जाहिर है कि वो हमारे लिए रेलेवेंट होता ही जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कि वहां के सियासी हालात और समाजी हालात से भी हमको सबक हासिल करना चाहिए। वहां पर अवाम के लिए, गरीब जनता के लिए उन्होंने मदरसे छोड़ दिए। जो अमीर लोग थे उनके लिए अलग पढ़ने का इंतजाम कर दिया प्राइवेट स्कूलों में, और ज्यादातर को बाहर भेज दिया। हमारे यहाँ बहुत जमाने तक प्राइवेट स्कूल्स नहीं बनाए गए थे, अब बना दिए गए। गरीब आदमी जो है वो बुरे हालात में पड़े, अमीर आदमी, ये जो खाई बढ़ेगी
ये बहुत खतरनाक तरीके से आगे मुल्क को इफेक्ट करने जा रही है, इसका असर पड़ने जा रहा है। आज जो पॉलिटिकल फोर्सेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान में होता रहा, वहां दायरे इस्लाम से बाहर हो रहा था हर आदमी 80 के दशक में, यहाँ अब एंटी नेशनल हो रहा है। जी वहां फैज जैसे लोगों को पकड़ के बंद किया जा रहा था, और जो भी प्रोग्रेसिव लोग थे, यहाँ भी प्रोग्रेसिव लोगों को जेल किया जा रहा है। 4-4 5-5 साल से लोग बंद हैं और कोई फैसला नहीं। तो जब फैज ने लिखा है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी जाएं, तो वो आज के दौर में हिंदुस्तान के लिए जी बिल्कुल पूरा उतरता है। या फैज जब कह रहे हैं कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, तो ये रिलेवेंट हो जाता है आज जी हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में रहे ना रहे, हिंदुस्तान में तो रिलेवेंट हो गया। जी तो अगर दायरे इस्लाम से उस वक्त वहां बाहर किया जा रहा था, तो यहाँ दायरा हिंदुइज्म से बाहर किया जा रहा है। जी वो सिर्फ एंटी नेशनल नहीं, अब यहाँ तक मसला पहुंच गया है कि आप हिंदू ही नहीं है या आप हिंदू का बीज नहीं है। इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल हो रही थी, जी जो वहां इस्तेमाल हो रही थी उस जमाने में। जी तो तो गौहर हमें भाई, सबक लेना चाहिए। और जैसे अगर ये प्रतिरोध की परंपरा के बारे में अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान में जो बाकी की दूसरी जबानें हैं और उर्दू है, तो उनको आप कैसे देखते हैं इस प्रतिरोध की परंपरा में? मेरे ख्याल में, मुझे और लिटरेचर के अदब के बारे में नहीं मालूम है बहुत ज्यादा, जी जी लेकिन ये कि आज भी हिंदुस्तान की सारी जबानों, और यहाँ तक के जिनको हम बोलियां कहते हैं या वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, उनमें भी प्रोटेस्ट बहुत अहमियत है उसकी। आज लोग उसे सुन रहे हैं। यूपी में काबा अभी थोड़े दिन पहले ही जी सर्कुलेट हुआ है, और उसे न जाने कितने लोगों ने देखा, लाखों जी लोगों के बीच में वो सर्कुलेट हो गया। तो ये जो प्रोटेस्ट की परंपरा है वो जिंदा है। शायर लिख रहे हैं, वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, बंगाली हो, गुजराती हो, मराठी में बहुत खूबसूरत लिटरेचर पैदा हो रहा है। हिंदी में बहुत खूबसूरत लिटरेचर पैदा हुआ है, जिसको हम प्रोटेस्ट का लिटरेचर कहते हैं। और इनमें भी जो दलित लिटरेचर है इस वक्त, हम्म, वो कमाल का है। और मेरे ख्याल में वो हमारी सोच को आगे चल करके पूरे देश की, मुल्क की, पूरे कौम की हम्म, सोच को ढालेगा। जो खवातीन आई हैं वो बेहद खूबसूरत शायरी कर रही हैं। जो खवातीन का लिटरेचर के बारे में लिखा जा रहा है इस वक्त, वो बेहद खूबसूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो अदबी मेयार है जी वो दोबारा से आजादी के बाद फिर से एक उफान की तरफ है, वो उठ रहा है। और वो जरूर लोहा मनवाएगा उन लोगों से जो इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन को खत्म करना चाहते हैं। तो गौहर भाई, हम आपसे आखिरी सवाल उर्दू शायरी से ना करके, चूंकि आप पेशे से एक साइंटिस्ट हैं, तो अभी के हिंदुस्तान में आप जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो तर्क वितर्क है, उसको जिस तरह से उसका डिटोरिएशन हुआ है, या जिस तरह से ऊपर में बैठे टॉप पोजीशन पे बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, जिस तरह की बातें, बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो उसका आवाम पे क्या असर हो रहा है? और आप मतलब एक साइंटिस्ट होने के नाते इसको किस तरह से देखते हैं? आप थोड़ी उस पर अपनी रोशनी डालें। भाई, जब किसी मुल्क का और खास तौर से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है, हमारे यहाँ पुरातत्व काल में प्लास्टिक सर्जरी होती थी,
तो मैं सहम जाता हूँ। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, उन्हें लगता है कि ये एक बेवकूफी की बात है, और कह दी वैसे ही। अगर कोई आम आदमी कह रहा होता, और बहुत सारे लोग कहते थे, पहले भी कहते थे बेवकूफ लोग, पर अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहने लगे तो फिर बात मामला सीरियस है। और उससे भी ज्यादा सीरियस है कि लोग इस पर ताली बजाएं, पढ़े लिखे लोग ताली बजाएं। जहां वो कह रहे थे इस तरह की बातें, जब जब की हैं उन्होंने, नाले की गैस से चाय बनाने की बात की है, या करण को उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी बात बताया है कि उस जमाने में होता था। एक मैसेज जाता है मुल्क को, एक मैसेज जाता है जब नेहरू ये कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर आधार होगा, बुनियाद होगी हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे वतन में आगे आने वाली नस्लों की तरक्की की। तब एक मैसेज जाता है। और अब एक मैसेज जाता है जब प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि सारी कहानियां, सारी मनगढ़ंत चीजें जो हैं, अब वो बुनियाद होंगी हमारे मुल्क की में जो कुछ हो रहा है। तब फिर जाहिर है कि साइंस को झटका लगता है। तब फिर जाहिर है कि आईआईटीज के अंदर वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जो सूडो साइंस के प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। दिल्ली आईआईटी में 5 गव्वे के ऊपर रिसर्च होने लगती है। डीएसटी एक नेशनल लेवल की कॉल देती है कि 5 गव्वे के ऊपर आप वो दीजिए। हम बहुत थोड़ा खर्च करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च पे। हमसे छोटे मुल्क बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा खर्चा करते हैं जीडीपी की परसेंटेज का। वहां से आप उठा करके सरस्वती रिवर को ढूंढने के लिए अगर लगाने लगे तो जाहिर है कि फिर आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो चांद और तारों के बारे में कैसे सोचेंगी। बिल्कुल। नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मंडरा रहा है। और ये याद रखना चाहिए, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि जब हमने गरीब मुल्क की तरह से कमर कसी और कहा कि हम अपनी रोजी रोटी में कम खाएंगे, लेकिन हम साइंस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम साइंस करेंगे और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हम बहुत गरीब मुल्क थे। और उसका फायदा लगभग 50-60 साल बाद हमारी अगली नस्लों को मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन वगैरह आए, हमने आईटी में बहुत अच्छा काम किया जी, तो स्पेस ये में किया। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हेल्थ के सिस्टम में, केमिस्ट्री में हमने बहुत अच्छा किया, हमने ड्रग्स पैदा की और दुनिया को सप्लाई की। तो हमने जो कैपेबिलिटीज, या हम चांद पे पहुंचे, वो हमें फायदा उसका लगभग 50-60 साल बाद मिला। अब जो साइंस के ऊपर हमला हो रहा है, उस हमले का नुकसान अगले 50-60 साल तक चलेगा। ये डैमेज जो है, ये इस गुनाह की कोई माफी नहीं, आगे आने वाली नस्लें माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये जो डैमेज है, ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये आगे आने वाली नस्लों को भी महसूस लगातार होता रहेगा। तो गौर भाई, अब आखिरी में हम चाहेंगे कि कोई आपकी एक नज्म जो कोई भी आपने लिखी हो हाल में या पहले, तो अगर वो उससे हम वो खत्म करें जिसने तो मुझे वो गजल जिसने मुझे बना दिया एंटी नेशनल, वो सुना देता हूँ जी आपको जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। दोबारा से। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती, क्या क्या स्वांग रचाएगी। मसली कलियां झुलसा गुलशन, जर्द खिजा दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है।
जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। फनकारों से पूछ रहे, फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान। पूछो कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी, पूछो वाह कितने चुप बैठे हैं, शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत वाह खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत, ये मत खाओ वो मत पहनो, इश्क तो बिल्कुल करना मत। देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी, आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। वाह। बेहद शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा भाई कि आप अपने कीमती वक्त निकाला और हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।